हेलो स्टूडेंट्स। तो सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले लेके आ गया हूँ आपके सामने। चलो, चैप्टर नंबर 14 ट्वेल्थ फिजिक्स। पहले मैंने जेई मेन का सिलेबस लिख दिया है, आप इसको देख लो। इसमें आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, और उसकी आईवी आईवी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, डायोड एज रेक्टिफायर, और IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक गेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको बताऊं तो कम से कम 2 सवाल आपको मिलेंगे इसमें से नीट में, और 1 सवाल मिलेगा आपको मेंस में। चलो, नीट का सिलेबस भी देख लो, सेम यही है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग, डायोड एज ए रेक्टिफायर, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक गेट्स, एंड और नैंड नॉर और, ये सब है आपके पास। चलो, अब ये फॉर्मूला शीट को शुरू करते हैं। जरा देखते हैं, आज मुझे थोड़ा सा इसको बनाने में काफी टाइम लग गया, पूरे दिन से आज लगा हुआ हूँ, तब जाके आपकी ये पूरी शीट बनी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हम आज वीडियो अपलोड करने में। चलो, सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जिनकी रेजिस्टिविटी काफी लो होती है और कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, उसकी रेंज दे रखी है आपको, सारी लिख लो, लिखते चलो साथ साथ। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻² से 10⁻8 के बीच होती है, और कंडक्टिविटी 10⁻2 से लेकर 10⁻8 के बीच में होती है। मतलब बहुत ही लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब ना तो वो पूरी तरीके से मेटल होते हैं, मतलब ना तो वो पूरी तरीके से कंडक्टर होते हैं, और ना ही वो पूरी तरीके से इंसुलेटर होते हैं। अब देखो, इसकी कंडक्टिविटी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी 10⁻⁵, 10⁻6 और 10⁻5 से 10⁻6, ये सिग्मा की वैल्यू लिख लो इसको भी। इंसुलेटर क्या होते हैं? तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर करंट चल ही नहीं पाता। आपको सीधी बताऊं, मेटल जो होते हैं कंडक्टर, उनके अंदर आसानी से करंट चल पाता है। सेमीकंडक्टर में अगर आप चाहोगे करंट चलेगा, और नहीं चाहोगे तो करंट नहीं चलेगा। इंसुलेटर में करंट चाह के भी नहीं चल पाता, मतलब बहुत टफ है उसके अंदर करंट को चलाना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जब हम चाहते हैं कि करंट चले तो चलेगा, और अगर हम चाहते हैं करंट ना चले तो नहीं चलेगा। इसलिए सेमीकंडक्टर हमारे लिए कंडक्टर और इंसुलेटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात आती है सेमीकंडक्टर आखिरकार कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो मतलब एलिमेंटल फॉर्म में हमको मिलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, नेचुरल फॉर्म में जो होते हैं उनको एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम बनाते हैं, कोई भी 2 चीजों को, 3 चीजों को मिला के बनाते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, उसके मैंने एग्जांपल दे दिया आपके सामने, CDS, GAS, CDSE, INP एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है एंथ्रासीन, डॉप्ड, पैथालोसाइनाइंस एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर है पॉलीपिरोल और पॉलीएनालीन एंड पॉलीथियोफीन। ठीक है ना, ये है, अजीब अजीब से नाम है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि होते हैं ये सेमीकंडक्टर। ठीक है, कहीं पर अगर ऑप्शन में आ जाए तो कम से कम आपको पता रहे। इसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट, एनर्जी बैंड क्या होते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर, या कह लो सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी सबकी अपनी, तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, उन सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो उन एनर्जी के जो लेवल्स बनाए जाते हैं, वो सारे लेवल का जो कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, देखो ये लिख रखा, कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो उन सारे जो लेवल्स का कलेक्शन होता है उसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन से होते हैं?
जो एनर्जी लेवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होता है उनको तो हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। सीधी सी बात बताऊं आपको, वैलेंस बैंड कौन से होते हैं? जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर फंसे हुए हैं, करंट चलने में उनका कोई रोल नहीं होता, करंट के चलने में, तो वो वाले तो वैलेंस बैंड के अंदर रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, करंट चल रहा है तो करंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनको आप कंडक्शन बैंड के अंदर रखते हो, या ये कह लो कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो ये दो टाइप के बैंड होते हैं। पढ़ा रखा सब कुछ आप लोगों को, और अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सारा, बस मुझे तो याद दिलाना है और लिखना है आपको इसको, ठीक है। ये ना चैप्टर काफी आप लोगों का जो है ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये इसके फॉर्मूले बड़े हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत छोटा करके लिखने की कोशिश की है। चलो अब इसके अंदर की बात करें तो जो कंडक्शन बैंड होता है, पहले वैलेंस बैंड की, तो एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस बैंड में बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड, मतलब या तो इसमें जो है कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली, मतलब या तो ये आधा भरा हुआ होगा, मतलब कुछ भरा हुआ होगा, या पूरा भरा हुआ होगा। फिर आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में जो है अपने को शेयर करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट के अंदर चल रहे हैं, करंट चला रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बैंड होता है या तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ वो सॉरी पार्शियली फिल्ड होगा या बिल्कुल खाली होगा, या तो कुछ आधा अधूरा भरा होगा या बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब डिफरेंस हम पढ़ेंगे यहां से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बेसिस पर क्या होता है। तो जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्शन बैंड देखो ऊपर है इसका, ये ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे जो है ये है वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक ओवरलैपिंग आ रही है। तो ऐसे जो मटेरियल होता है उसको कंडक्टर कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड और बैंड ओवरलैप ईच अदर। तो ये आप यहाँ पे देख भी रहे हो, देखो ऊपर कंडक्शन बैंड नीचे वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनको हम मेटल कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड काफी ऊपर होता है और वैलेंस बैंड काफी नीचे होता है, इनके बीच में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इस एनर्जी को, जो इनके बीच की एनर्जी है, उसको फोरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, एनर्जी गैप इनके बीच का एम्प्टी एंड एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, और उनके बीच का एनर्जी गैप काफी ज्यादा। अच्छा खुद सोचो, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो है जिनमें करंट नहीं चल पाता, करंट नहीं चल पाता तो इसका मतलब जो कंडक्शन बैंड है वो तो बिल्कुल खाली पड़ा होगा, उसमें तो करंट होंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होते तो वो तो करंट चल पाता इसमें। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ होगा, वो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो करंट में अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं, वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं। अच्छा इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है दोनों का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, उसको कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। और इंसुलेटर के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब आती है बात सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है वो तो पूरा भरा हुआ है, टोटली फिल्ड, एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है, लेकिन उनके बीच का एनर्जी गैप काफी छोटा होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी उसको लेके आएंगे तो कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके, देखो यहाँ पे ये काफी कम है इनके बीच का, देखो ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड, और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसको एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। ये जो आपका एनर्जी बैंड गैप है इसको मैं फोरबिडन एनर्जी गैप बोल रहा हूँ जिसको, इसको
एनर्जी गैप कहते हैं। अब ये जो एनर्जी गैप होता है इसका मतलब ये है कि नीचे से कंडक्शन वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कितनी एनर्जी उसे मिनिमम चाहिए, उसी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं या एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। ईजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो आगे लिखा हुआ मैंने। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है नेचुरल स्टेट में। यहाँ पे इनका वो पूरा बता रखा है आपको। आपको पता है कि इनकी जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, उसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बीच में देखो ये सिलिकॉन के एटम लगे हुए हैं जिनकी +4 ये क्या है, इनकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब हुआ इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल है। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बना रखे हैं, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, तो चारों ने 4-4 बॉन्ड करके बना लिए सबने एक दूसरे से। लेकिन सिलिकॉन में क्या खासियत होती है या जर्मेनियम में क्या खासियत होती है कि जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा, उसको कहोगे आप फ्री इलेक्ट्रॉन, और जहां से वो निकलेगा वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनके अंदर अलग अलग चीजें हैं, सेमीकंडक्टर में या सिलिकॉन में ये थोड़ा सा कंडक्टर से अलग है कि ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलेगा जब रूम टेम्परेचर पे, तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी, उस खाली जगह को आप होल कहते हैं, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर बन गए, मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, थोड़े बहुत से टूट गए बॉन्ड तो उसमें से वो निकल के आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें उतने ही होल्स बन जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे उतने ही होल्स बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये आपस में इक्वल है, मतलब जितने इसमें होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन्हीं को हमें कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni। अब 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप दिया है ये थोड़ा सा अधूरा रह गया है यहाँ पे, ये जर्मेनियम का या सिलिकॉन का एनर्जी गैप है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसका है ये, तो मैंने आगे लिख भी नहीं रखा, चलो इसे देख लेना आप लोग अपनी बुक से, ठीक है। एनर्जी गैप देखो यहाँ पे इसको दिखा भी रखा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, यहाँ पे किस तरीके से 0 केल्विन पे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भर रहे हैं, देखो यहाँ नीचे किसमें भर रहे हैं, ये वैलेंस बैंड में, और जैसे ही 0 इलेक्ट्रॉन उस पे रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे हम इसको, तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चले गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे होल्स बन गए, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे होल्स बन गए, तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर हैं जो बिल्कुल प्योर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम बिल्कुल प्योर नेचुरल स्टेट में। अब हम करने वाले हैं इनके साथ कुछ छेड़छाड़, छेड़छाड़ जैसे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको डोपिंग करेंगे, इनके साथ कुछ मिलावट करेंगे, और मिलावट करके अब बना देंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर यूज डोपिंग एड इम्प्योरिटी एंड कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ऐड इम्प्योरिटी को ऐड करके, उसको कहते हैं हम डोपिंग, इम्प्योरिटी ऐड करके जो नए सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो डोपिंग किस तरह से करते हैं हम, डोपिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। जो डोपिंग इम्प्योरिटी जो इसके अंदर हम डालते हैं, जैसे सिलिकॉन के अंदर हम जो है एल्यूमिनियम डाल दें या सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस डाल दें, ठीक है, तो जो हम डाल रहे हैं उसको तो डोपेंट बोलते हैं। अब डोपेंट दो टाइप का होता है, या तो ट्राईवैलेंट होगा या पेंटावैलेंट होगा, मतलब जिसकी वैलेंसी 3 होगी या जिसकी वैलेंसी 5 होगी। तो 3 वैलेंसी वाला इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और 5 वैलेंसी वाले आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये 5 वैलेंसी वाले हैं, ठीक है। क्या होगा डोपेंट से, ये आप सभी को पता होगा, बस मुझे तो लिखवाना है कि डोपेंट से क्या होता है कि उसके अंदर जब वो जाएगा, देखो जैसे ये है भाई, इधर सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, चारों तरफ सिलिकॉन का एटम है, और बीच में आपने एक एटम जो डाल दिया
ये डाल दिया किसका, फास्फोरस का डाल दिया, मान लो पेंटावेलेंट है ना, फास्फोरस का डाल दिया, तो फास्फोरस का डाल के ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, तो जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर। एसआई और इम्प्योरिटी टू एसआई और जर्मेनियम, सिलिकॉन के अंदर जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, खुद सोचो, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंसी है, 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक फ्री घूमता रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, होल्स कम रह जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और होल्स की जो संख्या है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अगर यहाँ पे आप एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर निकालना चाहते हो तो ये एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, Ni इज इक्वल टू अंडर रूट NE इंटू NH। ये जो Ni है एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये बेसिकली ये फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। ठीक है, तो इसे बस ऐसे ही याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप के कौन से होते हैं, अगर हम इसके अंदर जो इंप्योरिटी मिलाएं वो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं, ट्राईवैलेंट जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये मिला दी हमने बीच में, बाकी सारे के सारे सिलिकॉन के या जर्मेनियम के एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक का बॉन्ड खाली बच गया, तो एक होल बढ़ गया इसके अंदर, तो इसके अंदर होल्स की संख्या बढ़ जाती है। पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है और पीछे जो एन टाइप पड़ा है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे NH जो है वो काफी बड़ा है Ne से। NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, वो मेजोरिटी में होते हैं इसके अंदर पी टाइप में, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो माइनॉरिटी में होते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे भी वही लगेगा, Ni इज इक्वल टू Ne प्लस H। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से खुद सोचो इसी तरीके से, यहाँ पे देखो ऊपर है आपका कंडक्शन बैंड, नीचे हो गया आपका वैलेंस बैंड। अब आते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के बनाते हैं। देखो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब उनको आपस में मिला देते हैं, एक दूसरे से टच कर देते हैं, या ये कह लो कि एक दूसरे के साथ उनको कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब पी के पास क्या होते हैं, पी के पास बहुत सारे सर होल्स होते हैं, एन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं, और डिफ्यूज करने के बाद यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसको डेप्लेशन लेयर कहते हैं। तो ये सब बातें मैंने लिखवा दी। इट इज मेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज द होल्स एंड फॉर्म ए डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है 10⁻⁻⁶ लगभग। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही वो इसमें डिफ्यूज होंगे तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसमें एक डेप्लेशन रीजन के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, उसी को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग। ज्यादा डोपिंग करेंगे तो डेप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, और कम डोपिंग करेंगे तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसकी विड्थ जो है उस पर डिपेंड करती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चले जाओ। ड्यूरिंग डिफ्यूजन ए करंट, जब ये डिफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन जाके होल्स के अंदर गिरते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो जब डिफ्यूजन होता है तो तब एक करंट चलता है, उसको डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। और पीएन जंक्शन के लिए आपको ये सिंबल यूज करना है, ये वाला जो सिंबल है इसमें जो ट्राइंगल सा बना हुआ है ये पी को डिनोट करता है, और ये जो लाइन बनी हुई है जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ ये एन को डिनोट करता है। तो ये पीएन जंक्शन का आपका हो गया सिंबल। अब आती है बाइजिंग की बात। पीएन जंक्शन डायोड को हम बाइजिंग करते हैं। बाइजिंग का मतलब बैटरी लगाना, सीधी सीधी सी बात है, बैटरी लगाना। अब बैटरी आप 2 टाइप से लगा सकते हो, फॉरवर्ड बाइजिंग या रिवर्स बाइजिंग। अगर आप पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दो बैटरी का, और एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दो बैटरी का, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। और अगर आप पी के साथ नेगेटिव जोड़ दो और एन के साथ पॉजिटिव जोड़ दो, तो उसे कहते हैं आप रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट एकदम से चलने लगता है, जैसे ही आप उसमें
डेप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज्यादा पोटेंशियल जैसे ही आप लगाओगे करंट चलने लगेगा, लेकिन रिवर्स बाइजिंग में करंट इतनी आसानी से नहीं चलता है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, ये लिख लेना जैसे जैसे मैंने लिखवा रखा है। चलो पढ़ो, एक एक पॉइंट को पढ़ाता हूँ। फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, इसमें जो बैटरी लगती है उसकी जो वोल्टेज होती है ना वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज करती है, लेकिन रिवर्स बाइजिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, वो उसको सपोर्ट करती है। अगला है पॉइंट, विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, इसमें डेप्लेशन लेयर की जैसे आप बैटरी लगाओगे या ये कहो कि बाइजिंग करोगे तो डेप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो घटेगी, लेकिन इसमें रिवर्स बाइजिंग में डेप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आना है सवाल, बता रहा हूं मैं आपको। इसमें वो बोल ही दिया मैंने, P कनेक्ट्स पॉजिटिव टर्मिनल, N कनेक्ट्स नेगेटिव टर्मिनल। रिवर्स बाइजिंग में P कनेक्ट्स नेगेटिव टर्मिनल, N कनेक्ट्स पॉजिटिव टर्मिनल। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज, इसमें क्या करेंगे हम, धीरे धीरे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे बैटरी की, तो एक टाइम ऐसा आएगा या एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसपे करंट स्टार्ट हो जाएगा। उसी वोल्टेज को नी वोल्टेज बोलते हो आप, नी वोल्टेज। देखो यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा है, देखो यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, यहाँ पे पहुंचते एकदम करंट ऊपर बढ़ गया, ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये नी वोल्टेज पे जैसे ही पहुंचेगा करंट एकदम से बढ़ जाएगा। जर्मेनियम का पोटेंशियल, उसका करंट का और वोल्टेज का ग्राफ दिखा रखा है। ये किस किस का है, इसके अंदर जो करंट चलेगा और इधर दिखा रखा है जो वोल्टेज इसमें आप बैटरी की वोल्टेज इसमें बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ वो भी बना रखा है आपका डायग्राम। देखो पीएन जंक्शन डायोड को आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी वोल्टेज लगातार बदल रही है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब यही बात यहाँ पे लिखिए, द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स एंड इंक्रीजिंग रैपिडली इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज जिस वोल्टेज के बाद एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा या कहो कि उसके अंदर का करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसी को आप नी वोल्टेज कहते हैं। अब आ जाओ रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में करंट कांट फ्लो इन रिवर्स बाइजिंग, करंट जनरली चलता नहीं है, ठीक है, बट आफ्टर ए लार्ज वोल्टेज, लेकिन हम फिर भी वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक वोल्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें एकदम से करंट, उसके सारे जो पीएन जंक्शन के अंदर के बॉन्ड्स होते हैं आपके डेप्लेशन लेयर वाले, वो टूटने लगते हैं। वो टूट जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत तेजी से करंट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और फिर वो डायोड सिंपल डायोड नहीं रहता, वो फिर जेनर डायोड बन जाता है, जेनर डायोड। ठीक है, दिस लार्ज वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसी लार्ज वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। मतलब आप सीधे से याद रखना, जो आपकी फॉरवर्ड बाइजिंग होती है उसमें करंट चलता है और रिवर्स बाइजिंग में करंट नहीं चलता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग में थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ा दो करंट चलेगा, रिवर्स बाइजिंग में नहीं चलेगा। लेकिन अगर रिवर्स बाइजिंग में बहुत ज्यादा वोल्टेज कर दी, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, रिवर्स बाइजिंग में जैसे जैसे आप वोल्टेज घटा रहे हो घटते घटते एक वोल्टेज ऐसी आई जिसने बहुत तेजी से करंट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो रिवर्स बाइजिंग में सिर्फ जेनर डायोड के केस में करंट चलेगा, अदरवाइज बाकी किसी केस में करंट नहीं चलता है। मैंने लिख भी दिया इस बात को, जनरली करंट इज फ्लो इन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड कांट फ्लो इन रिवर्स बाइजिंग। तो जनरली करंट जो है फॉरवर्ड बाइजिंग में तो चलता है पर रिवर्स बाइजिंग में नहीं चलता है। अब आती है बात, एक आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस के नाम से भी मिल सकता है कि कहीं पे वो पूछ ले डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायोड्स के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इन डायोड द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट, करंट और वोल्टेज का जो रेशियो बनता है उसी को आप डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। डायोड एज रेक्टिफायर, अब बात करते हैं डायोड का हम यूज रेक्टिफायर की तरह कैसे करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, असल में हमारे पास जो करंट हमारे पास आ रहा है वो एसी करंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें अपना फोन चार्ज करना है तो हमें डीसी करंट चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन करके हम उस रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायोड का, आपको सभी को पता है। अब उसमें हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं इसका, डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें देखो एक तरफ लगा दिया हमने ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से बीच में यहाँ पे लगा दिया हमने एक डायोड,
अब इसका पूरा प्रोसेस आपको पता होगा कि जब यहां से करंट चलेगा और इस डायोड के अंदर पहुंचेगा तो डायोड उसको आधी साइकिल में तो जाने देगा, ठीक है, अगली आधी साइकिल में नहीं जाने देगा। तो इनपुट वोल्टेज देखो हमारी कैसी है, ऐसी है, ऐसे ग्राफ में। तो आधी साइकिल में जब करंट पॉजिटिव होगा तो वो उसको जाने देगा, ठीक है, और जब करंट नेगेटिव होगा तो वो उसको जीरो कर देगा। फिर करंट पॉजिटिव होगा तो वो उसको जाने देगा, मतलब वोल्टेज पॉजिटिव होगी, और करंट नेगेटिव होगा तो फिर वो उसको जीरो कर देगा। तो इस तरीके से इसकी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर से मिलती है, डायोड में से होके जब वो बाहर निकलती है तो हमें वो मिल जाती है, ठीक है। तो इनपुट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की आ रही है, लेकिन जो आउटपुट निकल के आ रही है वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही है। इसलिए अब ये जो करंट बन गया, अब ये एसी नहीं रहा, अब ये डीसी बन गया, ठीक है। इनपुट एसी है बट आउटपुट इसकी डीसी बन चुकी है, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में रह गया, पॉजिटिव में रह गया, नेगेटिव में खत्म कर दिया आपने, ठीक है। अब दूसरा आता है इसका फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड को अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करें तो उसमें देखो ऐसे ही ये लगा दिया हमने ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में दो डायोड लगा दिए, एक तरफ D1 एक तरफ D2। तो वो क्या करेगा, जो नेगेटिव वाली वेव होगी, ये पॉजिटिव वाली वेव होगी, उसको निकलने देगा, यहां निकलने दिया। जो नेगेटिव वाली दूसरी तरफ से जाएगी वो पॉजिटिव वाली वेव, उसको निकलने देगा, नेगेटिव को मतलब निकलने ही नहीं देगा। ऐसे ही ए से फिर पॉजिटिव जाएगी, उसको तो निकलने दिया। ऐसे ही बी से फिर जो है वो आपकी पॉजिटिव जाएगी, उसको निकलने दिया, नेगेटिव वाली को निकलने नहीं देता। तो इसमें क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में करंट जो है वो लगातार चलता रहता, बीच में जीरो नहीं होता। पिछले वाले में देखो ध्यान दो, उसमें बीच वाली वेव को वो नेगेटिव वाली को जीरो कर रहा था, इसमें लगातार करंट चलता रहता है, तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। तो नोट करके लिखवाया मैंने यहाँ पे, टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर हमें एक स्टेडी आउटपुट चाहिए डीसी की, एक कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स एंड पैरेलल टू आरएल एंड इंडक्टर कैन आल्सो यूज्ड इन सीरीज फॉर सेम पर्पस, दीज आर कॉल्ड फिल्टर्स। मतलब अगर हमें एक डीसी करंट बहुत बढ़िया वाला चाहिए, जो मतलब एकदम स्टेडी हो, जिसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा, मतलब वो ना हो रही हो, कभी वोल्टेज कम ज्यादा बहुत ज्यादा ना हो रही हो, तो उसके लिए कि स्टेडी अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम इसमें फिल्टर्स यूज करते हैं। तो ये फिल्टर किससे बने होते हैं? फिल्टर का मतलब होता है या तो आप इसमें वो लगा लीजिए, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम पता नहीं दिया, नहीं दिया। तो इसमें जो है ना, या तो आप एक इंडक्टर यूज कर सकते हैं सीरीज में, ठीक है, जो आउटपुट निकल रही है उसके साथ, या फिर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं पैरेलल में। तो उनको आप फिल्टर्स बोलते हैं। तो अगर आपको वो पूछे कि ये फिल्टर क्या है, तो फिल्टर समझना जरा क्या होता है। जब हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर, तो जो हमें आउटपुट मिलती है वो आउटपुट हमारी जो होती है वो जो है क्या नाम, कम ज्यादा मतलब स्टेडी नहीं होती। उसको स्टेडी बनाने के लिए हम उसके अंदर या तो कैपेसिटर या इंडक्टर लगा देते हैं, तो बस उन्हीं को फिल्टर्स बोला जाता है। उससे हमें एक स्टेडी आउटपुट मिल जाती है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड के। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे सवाल आता है आपका वो है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? इसका इन्वेंशन जो है सी जेनर ने किया था। हमेशा रिवर्स बाइजिंग में ये कनेक्ट होता है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज को रोक के रखता है, वोल्टेज को ना कम होने देता ना ज्यादा होने देता। और इसका जो जेनर डायोड का सिंबल है वो कुछ इस टाइप का होता है, डायोड से थोड़ा सा अलग। इट इज मेड बाई हैवीली डोपिंग। ये बनता कैसे है? तो पी और एन साइड दोनों में बहुत हैवी डोपिंग कर देते हैं, तो इसको बनाते हैं और फिर उसको रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट करते हैं। डेप्लेशन रीजन जो है वो काफी थिन हो जाता है इसका, मतलब डेप्लेशन लेयर जो होती है उसकी विड्थ काफी कम हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत हैवी डोपिंग कर दी इसके अंदर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन इज वेरी हाई, और जंक्शन के अक्रॉस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत हाई होता है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि अगर आप इसमें रिवर्स बाइजिंग करेंगे तो पहले तो करंट चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं, और चलता है एकदम से करंट तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से। तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, वो कहाँ पे बढ़ता है? जब ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंच जाता है। तो ये वही है जो हमने पढ़ा था अभी पीछे, कि रिवर्स बाइजिंग जो होती है उसमें करंट जनरली चलता नहीं है, लेकिन अगर बहुत
आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसपे एकदम करंट बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, और उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसमें रिवर्स करंट बहुत बड़ा हो जाता है, रिवर्स करंट वेरी लार्ज हो जाता है। द जेनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू जेनर डायोड वेरीज। अब जेनर डायोड के अंदर अगर करंट बदल भी रहा है लेकिन फिर भी इसकी जेनर वोल्टेज बदलती नहीं है, तो इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, कांस्टेंट करके रखता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, देखो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज है ना, डीसी इनपुट वोल्टेज इसको दी, यहाँ पे जेनर डायोड लगा दिया आपने पैरेलल में और अपना सारा लोड लगा दिया। आरएल का मतलब है जितना लोड लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस। तो जब ये जेनर डायोड क्या कर देगा, यहाँ से तो फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज आ रही है, इसके अंदर करंट बदले या ना बदले, लेकिन यहां से जो आउटपुट निकल के आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज की आउटपुट निकल के आएगी, ठीक है ना। तो जेनर डायोड किसका काम करके दे रहा है आपको, एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेट करके दे रहा है, वोल्टेज जो है कांस्टेंट करके दे रहा है आपको। अगला पीएन जंक्शन डायोड का अगला जो एप्लीकेशन है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस ए डिवाइस इन विच करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटॉन्स थ्रू फोटो एक्साइटेशन। मतलब इस पे लाइट गिरेगी तो उससे करंट बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे उसको फोटो डायोड बोलते थे। ऑपरेटेड अंडर रिवर्स, इस ये भी रिवर्स बाइजिंग में जुड़ा होता है। लाइट फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पे देखो लाइट आके गिर रही है, लाइट आके गिरी तो इसमें से एक्साइट होके फोटोन एक्साइट होके इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही फोटोन इसके ऊपर गिरेगा। इससे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी इसकी फोरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होती है, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब इसके अगला पॉइंट है, व्हेन नो लाइट इंसिडेंट ऑन पीएन जंक्शन फोटोडायोड देन सर्टेन करंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डार्क करंट। भाई ऐसा होता है कि अगर आपने इस पर सर लाइट नहीं डालेंगे तो क्या इसमें करंट नहीं चलता रहता है, बहुत छोटा सा करंट है जो चलता रहता है, उसी करंट को आप डार्क करंट भी कहते हो। तो यहाँ पे ये आपको ग्राफ दे दिया गया, देखो इधर वोल्टेज हो गई रिवर्स बाइजिंग में है तो इसका जो ग्राफ है देखो नेगेटिव में बन रहा है, इधर नेगेटिव वोल्टेज के लिए, और इसमें ये हो गया आपका करंट, ठीक है, इधर हो गया आपका करंट। अब अलग अलग इंटेंसिटी की I1 I2 I3 का मतलब इंटेंसिटी है, ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने लाइट की तो देखो ज्यादा करंट मिल गया, कम इंटेंसिटी कम करंट, उससे भी कम इंटेंसिटी उससे भी कम करंट, और बिल्कुल करंट डाला ही नहीं तो फिर बिल्कुल इंटेंसिटी डाली नहीं मतलब लाइट नहीं डाली फिर भी एक करंट मिला जिसको कहते हैं डार्क करंट। देखो यहाँ लिख भी रखा है, ये हो गया डार्क करंट। इसके बाद अगली आती है एलईडी। मतलब इनके बारे में जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं ना ये सफिशियंट है आपके लिए, मतलब इसी में से आपको सवाल मिल जाना है। अगला इसी का एप्लीकेशन है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक ऐसी डिवाइस, एलईडी वो सिंपल जो हमारे घरों में लगे होते हैं एलईडी बल्ब वगैरह, एलईडी ट्यूब वगैरह, वही है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, करंट देंगे और वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एलईडी के लिए यहाँ पे देखो ये ऊपर तो पी जंक्शन होता है, नीचे एन जंक्शन होता है, और इसमें से देखो लाइट निकल रही है, ये एरो निकल रहे हैं, ये लाइट निकल रही है इसके अंदर से। जब हम इसको लाइट वो दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं तो लाइट निकलती है इसके अंदर से, प्रकाश निकलता है इसके अंदर से, ठीक है। अब ये इसके बारे में जितने पॉइंट है सारे लिख दिए मैंने। ये हैवीली डॉप्ड होता है ये भी पीएन जंक्शन, लेकिन इसमें बाइजिंग जो होती है फॉरवर्ड होती है। जंक्शन कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके जंक्शन को ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कवर किया जाता है क्योंकि लाइट निकलने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। अपर लेयर पी टाइप, लोअर लेयर एन टाइप, ऊपर पी होता है नीचे एन होता है, ये भी लिख दिया मैंने। ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब होता क्या है इसमें, रिकॉम्बिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है होल में गिर जाता है ऐसे कह लो, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो उसमें एक एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी यहाँ पे हमें प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में या हीट के रूप में बाहर मिल जाती है, तो हमें रोशनी दिखाई देती है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। अब आता है इसका अगला सोलर सेल, जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है।
ये भी पीएन जंक्शन से ही बना होता है। ए डिवाइस इन विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें उल्टा होता है, मतलब इसमें ऐसा होता है, उसमें तो क्या था अभी पिछले वाले में कि हमने उसको करंट दिया और लाइट मिली, इसमें उल्टा होता है, हम इसको लाइट देंगे करंट मिलेगा। ठीक है, जो हमारे जो सोलर प्लेट्स वगैरह होते हैं ये सोलर सेल वही है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर पी जंक्शन है, नीचे एन जंक्शन है और इस पे लाइट आके गिर रही है, लाइट आके गिर रही है तो इस सर्किट में करंट चलने लगता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में सारी बातें लिख दी। अपर लेयर पी टाइप और बहुत थिन होती है, जो ऊपर की लेयर होती है वो पी टाइप होती है और बहुत थिन होती है, और इस पे जो आप लाइट डाल रहे हो उस लाइट की जो एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होती है। अगला है इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर हैं वो लगातार लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन और होल्स लगातार पैदा होते रहते हैं डिप्लेशन लेयर के अंदर या जंक्शन के नियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वो लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसके अंदर करंट चलने लगता है। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन एंड होल्स टुवर्ड्स पी साइड, फोटो जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं पीएन जंक्शन से, और होल्स पी साइड की तरफ मूव करते हैं। टॉप मेटल कॉन्टेक्ट्स एक्ट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड बॉटम मेटल कॉन्टेक्ट्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो ऊपर होता है ये जो ये मेटल का नीचे लगा हुआ है ना ये मेटल कॉन्टेक्ट, ठीक है, और ऊपर भी एक मेटल कॉन्टेक्ट लगा होता है, तो इनको दोनों को ये किस तरह काम करते हैं, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है ऊपर वाला तो, और बॉटम वाला जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक लॉजिक गेट लिखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आपका जरूर आएगा। ठीक है, लॉजिक गेट जो होते हैं वो छोटे छोटे डिजिटल सर्किट होते हैं जिनके अंदर अगर आप सिग्नल भेजते हो तो वो सिग्नल को या तो अपने अंदर से पास होने देते हैं या उनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो सिग्नल दो ही टाइप के होते हैं, या तो यस या नो, या ये कह लो 1 या 0। ठीक है, हाई या लो ऐसे भी कह सकते हैं, हाई या लो। ठीक है, तो पहला जो लॉजिक गेट बताया है आपको वो है ओर गेट, इसको ए और बी या ए प्लस बी भी लिख सकते हो आप। और गेट का ये देखो सिंबल हो गया, इसके अंदर ए और बी दो इनपुट डाल दी और सी एक आउटपुट इसमें से बाहर निकल के आ गई। ये जो सी है ये ए प्लस बी के इक्वल है क्योंकि और गेट में प्लस लगा सकते हो आप। इसका जो आपका ट्रुथ टेबल है ये ध्यान से समझना, जब ए 0 होगा मतलब ए नो होगा, या ये कह लो ए लो होगा, और बी 1 होगा मतलब बी हाई होगा, तो लो और हाई मिलकर सी हाई बनाते हैं। इसमें सी बनाया तो मतलब हाई बनाया, तो ए 0 होगा बी 1 होगा तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। ऐसे ही ए 1 होगा बी 0 होगा तो आउटपुट 1, ए 1 बी 1 तो आउटपुट 1, ए 0 बी 0 तो आउटपुट 0। तो ये याद होना चाहिए आपको कि और गेट में ट्रूथ टेबल क्या बनती है। फिर आता है एंड गेट, एंड गेट का मतलब ए एंड बी, उसके लिए डॉट यूज कर सकते हो, ए डॉट बी बी। इसका सिंबल ये है, कुछ इस तरीके का सिंबल है आपका, ए और बी इसके अंदर इनपुट है और बाहर सी आउटपुट मिल गई, सी ए डॉट बी के इक्वल हो गए। अब ए अगर 1 है बी 0 है तो सी 0 होगा, ए अगर 0 है बी 1 है तो सी 0 होगा, ए अगर 1 बी 1 तो सी 1 होगा, ए 0 बी 0 तो सी भी 0 होगा। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। इसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है जिसमें आप जो कमांड डालोगे वो हमेशा उसको उल्टा कर देगा, अगर आप यस डालोगे तो वो उसको नो बना देगा, अगर आप नो डालोगे तो उसको यस बना देगा, और ये इसका सिंबल हो गया आपका। और सी इक्वल्स टू ए के ऊपर बार लगा देते हैं, नॉट ए लिख लो इसको या ए बार लिख लो, ए बार। अब देखो ए आपने 1 डाला तो देखो सी ने 0 दिया, आउटपुट 0 आई। अगर आपने इनपुट 1 0 डाली तो आउटपुट 1 आई। अच्छा, इसमें इनपुट जो होती है वो सिंगल इनपुट होती है और पिछले वाले दोनों में डबल इनपुट थी। फिर आता है नॉर गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, नॉट और का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको नॉर गेट बोलते हैं। देखो पहले मैंने और गेट लगाया फिर नॉट गेट लगाया, तो ये जो गेट बन गया इसको कहते हैं नॉर गेट। अब इसका ये वाला सिंबल यूज नहीं करना हमें करना है ये नीचे वाला सिंबल यूज। इसमें क्या करेंगे हम, और गेट में ये छोटा सा सर्किल लगा दिया हमने आगे, ये नॉट गेट का सर्किल है बस। इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी उसके ऊपर बार लगा दो तो ये बन गया
ए प्लस बी, ये तो हो गया और गेट, उसके ऊपर बार लगा दिया तो वो हो गया नॉट गेट। तो और के साथ नॉट गेट बन गया, और के साथ नॉट गेट बन गया तो वो बन गया नॉर गेट। ठीक है, अब देखो इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो और गेट से उल्टी होगी। ए को 1 डालो, बी को 0 डालो, तो सी आना चाहिए था, और में तो सी 1 आता, लेकिन यहाँ पे फिर नोट लग गया तो वो 0 आ गया। तो इसी तरीके से ट्रुथ टेबल आपको ध्यान रखनी है इसकी, 0 1 मिलकर 0, 1 1 मिलकर 0, 0 0 मिलकर 1। ठीक है, फिर आता है इसके बाद नैंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन को हम नैंड गेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंड गेट नॉट गेट, तो ये बन गया नैंड गेट। एंड गेट और नॉट गेट को दोनों को मिला के ये सिंबल यूज करना है हमको, ऊपर वाला नहीं करना। इसकी ट्रुथ टेबल एंड से जरा सी उल्टी हो जाएगी। ए और बी को सिंपली आप 1 और 0 तो 1 आ जाएगा, और 0 और 1 डालोगे तो 1 आएगा, 0 0 डालोगे तो 1 आएगा, और 1 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, अलग आएगा उससे। नेक्स्ट वाला है एक्स और गेट। इसको मैं मतलब आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि ये मैंने लिख तो दिया बट ये सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस चेक कर लो, है नहीं, ये मैंने लिख दिया था, तो अब कोई बात नहीं, लिख लेना चाहो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। एक्स नॉर गेट है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसे छोड़ ही देना आप। हाँ, इसके ये यूजफुल लॉज हैं, ये जरूर लिख लेना। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि आप इसको आप मल्टीप्लाई की तरह यूज कर सकते हो। ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे ही बी प्लस सी डॉट ए, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना नंबर्स की, ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई हो गई है। ये दूसरा लॉ है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बार डॉट ए प्लस बी, ए बार डॉट बी। ठीक है, याद तो ये रहते नहीं है, इतना टफ आएगा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर रख सकते हो तो याद रख लो इनको। ए का डबल बार करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर ए डॉट ए बार प्लस बी, ए डॉट बी, फिर है ए प्लस ए बार डॉट बी, तो ए प्लस बी, फिर है आपका ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, फिर है ए बार प्लस बी और ए प्लस सी, तो ए बार सी प्लस ए डॉट बी, और फिर है ए प्लस बी का बार, ए बार डॉट बी बार, और फिर ए डॉट बी का होल बार, तो ए बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लो, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर यूज होता है ये वाला। ठीक है, इसको यूज करना है आपको। चलो बस खत्म हो गया हमारा यहाँ पे, ये जितने यूजफुल आपके लॉज थे ये भी सब बता दिए, और थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, काफी चीजें कट गई इसमें से, ट्रांजिस्टर कट गया, और आपका एक्स और एक्स नॉर वगैरह कट गई है गेट्स, तो इतना छोटा है, नहीं तो काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए खैर आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब हम कल जो है नए चैप्टर के क्वेश्चंस डालेंगे। ठीक है, वहां तक पहुंचे थे जहां तक हम पहुंचे थे, रोटेशन तक पहुंचे थे शायद, अब उससे अगले चैप्टर ग्रेविटेशन के क्वेश्चन डालेंगे, अब उसमें जेई मेन वाले, फिर नीट वाले उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलो जी, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आपको करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। चलिए बच्चों, कल मिलेंगे।